नमस्कार दर्शकों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल धनु एस्ट्रो ऑनलाइन के ऊपर। पेड वीडियो एनालिसिस यानी कि ये वीडियो निःशुल्क सेवा नहीं है। ये वीडियो इस जातक ने हमें शुल्क दिया है और बताया है कि हमारी कुंडली का डीप एनालिसिस करिए तथा सूक्ष्म कुंडलियों का भी विश्लेषण करिए। इस वजह से मैंने यहाँ पेड वीडियो एनालिसिस लिखा है। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं अथवा आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिखाए नंबर पर तुरंत से संपर्क करिए तथा हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तथा वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों तथा रिलेटिव के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमें सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो ना किया हो तो लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में तथा चैनल के अबाउट विभाग में दिए हुए हैं, तो तुरंत से हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो करिए। तथा इसी तरह से पेड वीडियो एनालिसिस आप भी करवाना चाहते हो तो स्क्रीन के ऊपर दिखाए नंबर पर तुरंत से संपर्क करिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बोनगेन गांव ऐसे कुछ शहर से इन्होंने हमारा संपर्क करा था और इनकी मांग थी कि मेरी जन्म कुंडली का डीप एनालिसिस किया जाए। इसी वजह से आज मैं इनकी जन्म कुंडली का एनालिसिस करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आप भी वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। इनकी जन्म की तारीख है 28/10/1994। इनका जन्म हुआ है रात्रि में 8:05 बोनगेन गांव आसाम में। इनकी थोड़ी सी जन्म की विगत आपको पहले दे देता हूँ और इसके बाद हम इनकी जन्म कुंडली के अध्ययन करेंगे तथा इनके प्रश्नों का भी उत्तर देने की कोशिश करेंगे। ये एक पुरुष है यानी कि मेल कुंडली है। इनके पंचांग की बात करें तो कृष्ण पक्ष की नवमी को इनका जन्म हुआ है। कृष्ण पक्ष की नवमी को चंद्रमा पापक ग्रह कहा जाता है, पाप प्रभाव देता है, क्योंकि शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक ही चंद्रमा शुभ ग्रह होता है। उसके अलावा जितने 15 दिन होते हैं उसमें चंद्रमा पापक ग्रह कहा जाता है, पाप प्रभाव देता है। शुभ योग तैतिलकरण, शुक्रवार के दिन इन्होंने जन्म लिया है। ब्राह्मण वर्ण और राक्षस गण। ब्राह्मण वर्ण का होना यानी कि जातक शांत स्वभाव का, लेट गो करने वाला, कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला और होशियार तथा धार्मिक कृत्यों करने वाला होता है। और राक्षस गण की अगर चर्चा करें तो राक्षस गण का स्वभाव है हर एक परिस्थिति को अपने अनुसार ढालना तथा हर परिस्थिति के सामने लड़कर डटकर उसका सामना करना और हमेशा ही अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की कोशिश में लगे रहना, ये राक्षस गण का स्वभाव माना जाता है। औसत लोगों की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा ही खुराक लेने का पसंद करते हैं तथा खाने में नमकीन और तीखा खाना भी इन्हें पसंद होता है। नाड़ी की बात करें तो अंत नाड़ी इनकी बनती है। शुक्रवार के दिन जन्म हुआ है जातक का, इस वजह से शुक्र जैसे ही खुद के शौक पर, खुद के श्रृंगार पर सजना धजना इन्हें पसंद होता है। भले ही मेल हो लेकिन ये खुद के ऊपर पूरे खर्चे करते हैं तथा दिखावा भी इन्हें ज़्यादा ही पसंद होता है। ये सभी चीज़ें भी ग्रहों की स्थिति के अलावा जातक के ऊपर असर करती रहती है। आइए थोड़ी सी इनके ग्रह स्थितियाँ पर चर्चा कर ले तथा इसके बाद हम इनके प्रश्न पर जाएंगे। बुध इनके लग्नेश बनते हैं। मिथुन लग्न की इनकी जन्म कुंडली बनती है। लग्नेश बुध जाकर के स्वभवन में 27 पॉइंट पर जाकर के बाल अवस्था में बैठे हैं। चित्रा नक्षत्र यानी कि मंगल के नक्षत्र में जाकर के बैठे हैं। लग्न देखें इनका तो 4 पॉइंट पर मृगशिरा नक्षत्र यानी कि मंगल का नक्षत्र। सूर्य देखें तो 11 पॉइंट पर स्वाति नक्षत्र, राहु का नक्षत्र, जो कि तुला राशि में बैठे हैं। तुला राशि में सूर्य नारायण होते हैं नीच राशि में, लेकिन शुक्र के साथ बैठने होने की वजह से इनका यहाँ पर नीच भंग
मान्य कहा जाएगा, क्योंकि सूर्य 11 पॉइंट पर और शुक्र देखें तो 19 पॉइंट पर बैठे हैं। इस वजह से यहाँ पर शुक्र का नीच भंग मान्य कहा जाएगा। लेकिन सूर्य ने यहाँ शुक्र को अस्त कर दिया है। सूर्य के नज़दीक अगर 12, 13 पॉइंट्स, 14 पॉइंट्स तक का डिफरेंस हो और कोई ग्रह चला गया हो तो वहाँ पर सूर्य उस ग्रह को अस्त कर देते हैं। सूर्य के प्रकाश के सामने उस ग्रह का प्रभाव कम हो जाता है, प्रभाव सामान्य तौर से कम हो जाता है। लेकिन शुक्र देखें तो स्वभवन में मित्र राहु के स्वाति नक्षत्र में राहु के साथ बैठे हैं। इस वजह से उनको वहाँ से बल बढ़ जाएगा उनका, और शुक्र यहाँ पर भले ही अस्त हो गए हो लेकिन वहाँ प्रभाव देने के लिए काबिल हो जाएंगे। आगे बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा 21 पॉइंट्स पर आश्लेषा नक्षत्र, जो कि बुध का लग्नेश का नक्षत्र होता है, और स्वभवन में जाकर के चंद्रमा बैठे हैं। मंगल भी साथ में बैठे हैं, तो मंगल होते हैं कर्क राशि में, नीच राशि में। दोनों ही पापक तथा क्रूर ग्रह, अग्नि तत्वीय ग्रह यहाँ नीच राशि में हो जाने की वजह से जीवन में जो मैंने राक्षस गण की क्वालिटी बताई थी कि हर एक परिस्थिति के सामने लड़ना, हर एक परिस्थिति को अपने अनुसार ढालना, ऐसी कोशिश जातक करता है। लेकिन दोनों ही अग्नि तत्वीय ग्रह नीच राशि में हो जाने की वजह से यहाँ पर थोड़ी सी स्थिति कमज़ोर हो जाएगी। राक्षस गण वाली जो स्थिति है वो थोड़ी सी कमज़ोर कही जाएगी। चंद्रमा खुद की राशि में मंगल के साथ बैठे हैं, इस वजह से यहाँ पर मंगल का नीच भंग हो जाना चाहिए, क्योंकि 18 पॉइंट पर जाकर के मंगल बैठे हैं और 21 पॉइंट पर चंद्रमा बैठे हैं। दोनों ही एक ही नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र, बुध के नक्षत्र में बैठे हैं, लग्नेश के नक्षत्र में बैठे हैं। इस वजह से मंगल का भी यहाँ पर नीच भंग कहा जाएगा। नीच भंग राजयोग मंगल का भी बन रहा है और सूर्य का भी बन रहा है। आगे बात करी, बुध की बात हो गई। बुध बैठे हैं चित्रा नक्षत्र, जो कि मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं। इस वजह से मंगल और बुध ने यहाँ पर नक्षत्र परिवर्तन करा हुआ है। नक्षत्र परिवर्तन को भी एक प्रकार से राजयोग कहा जाता है। गुरु देखें तो 27 पॉइंट्स पर विशाखा नक्षत्र खुद के नक्षत्र में अति बलवान होकर के त्रिकोण में जाकर के कारक भाव तथा अति विशिष्ट कारक होते हैं, वहीं पर जाकर के बैठे हैं। शत्रु की राशि शत्रु के साथ बैठे हैं, लेकिन वो कारक भाव में बैठे हैं और पंचम भाव में बैठे हैं, त्रिकोण भाव में बैठे हैं। इस वजह से गुरु को वैसे ही यहाँ पर बल मिल जाएगा। खुद के नक्षत्र में बैठे होने की वजह से यहाँ पर गुरु को बल मिलता रहेगा। शुक्र की बात हो गई। शनि की बात करें तो शनि 12 पॉइंट पर सदभिषा नक्षत्र, राहु के नक्षत्र में जाकर के त्रिकोण में खुद की राशि में, मूल त्रिकोण राशि में 12 पॉइंट पर स्वस्थ महापुरुष योग लगाए बैठे हैं। तो बेहद से बेहद बेहतरीन स्थिति यहाँ पर शनिदेव, बुधदेव और शुक्रदेव, जो कि आपके तीनों ही कारक ग्रह होते हैं मिथुन लग्न की कुंडली के लिए। तीनों ही ग्रह जो कारक होते हैं, तीनों ही अच्छी स्थिति में त्रिकोण और केंद्र में जाकर के बैठे हैं। इस वजह से तीनों ही कारक योग कारक प्लैनेट्स आपके बहुत बेहतरीन स्थिति में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। राहु और केतु की बात करें तो 21 पॉइंट्स पर जाकर के बैठे हैं। गुरु के नक्षत्र विशाखा नक्षत्र में राहु और भरणी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में केतु जाकर के शुक्र से दृष्ट होकर के बहुत बलवान स्थिति में यहाँ सारे के सारे प्लैनेट्स बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। अस्त ग्रह की बात कर ले तो जैसे मैंने बताया शुक्र अस्त हो चुके हैं, और वक्री ग्रह की बात करें तो बुध, शुक्र और शनि तीनों ही यहाँ पर वक्र अवस्था में प्लैनेट्स बैठे हैं। वक्र अवस्था में प्लैनेट बैठे हो तो वो अधिक रूप से बलवान हो जाते हैं, अधिक रूप से उनका प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से तीनों योग कारक ग्रह बेहतर स्थिति में बैठे और ऊपर से वक्र अवस्था में और भी ज़्यादा बलवान होकर के बैठे दिखाई दे रहे हैं। ग्रहों की चर्चा हो गई। इसके बाद अभी हम उनके प्रश्नों के ऊपर आ जाते हैं। इन्होंने लिखा है कैरियर, गवर्नमेंट जॉब होगा या नहीं। गवर्नमेंट जॉब के लिए हम सूर्य का विचार करते हैं। सूर्य यहाँ पर नीच राशि में दिखाई दे रहे हैं, हालांकि उनके साथ शुक्र बैठे हैं, लेकिन देखें तो 21 पॉइंट्स पर राहु है और सूर्य देखें तो 11 पॉइंट्स पर, यानी कि 10 ही पॉइंट का यहाँ पर डिफरेंस होने की वजह से सूर्य को यहाँ पर ग्रहण लग गया है। एक प्रकार से ये पितृदोष भी कहा जाता है। तो इस जातक को मैं सबसे पहली चीज़ तो ये कहना चाहूँगा कि अपने पितरों की शांति करें, अपने पितरों का तर्पण करें, ताकि सूर्य का यहाँ पर नीचभंग तो मान्य कहा जाएगा, लेकिन सरकारी नौकरी में इनको परेशानियाँ आती रहेगी। सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए इन्हें बेहद परेशानियों का सामना करना पड़े, ऐसी स्थिति बन सकती है। साफ शब्दों में कह दूँ तो सरकारी नौकरी के योग
इस जन्म कुंडली में नहीं बने। पितृदोष के आधार पर बात करें तो ये जातक अगर पितरों की शांति कर लेते हैं और जीवन में अगर कोई बाधाएं मुश्किलें आती रहती हो तो उससे भी इन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है। क्योंकि पितृदोष अगर किसी की जन्म कुंडली में बना हो और चाहे भले ही 50 राजयोग बने हो, लेकिन अगर पितृदोष होता है तो जीवन में बाधाएं आती रहती है, विकास नहीं हो पाता, ग्रोथ नहीं मिल पाता। ऐसी स्थितियाँ कई बार देखी जाती है। इस वजह से सबसे पहली चीज़ तो यही कि इन्हें पितरों की शांति कर लेनी चाहिए। और सरकारी नौकरी के योग इतने अच्छे नहीं दिखाई दे रहे। कैरियर के विषय में बात करें तो 10th और 7th भाव से हम व्यापार तथा कर्म क्षेत्र का विचार करते हैं। दोनों के अधिपति गुरु होकर के कारक भाव में जाकर के खुद के नक्षत्र में बैठे तो आपका कैरियर तो बहुत ही बेहतरीन कहा जाएगा। केंद्र के स्वामी त्रिकोण में जाकर के बैठते हैं तो ये एक प्रकार से राजयोग ही कहा जाता है। तो अच्छी स्थिति है, आपका कैरियर भाव खराब नहीं है, कैरियर आपका बेहतरीन स्थिति में दिखाई दे रहा है। बुध भी स्वराशि में जाकर के बैठे हैं तो आप चाहें तो कैरियर के तौर पर किसी को पढ़ाना, लिखाना, कंसल्टेंसी देना, परामर्श देना, एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी व्यापार करना चाहें, धार्मिक ग्रंथों का, धार्मिक चीज़ों का अगर कोई व्यापार करना चाहें तो उन सभी में भी आपको व्यापार में अथवा पढ़ाई के क्षेत्रों में, टीचिंग क्षेत्र में आपको लाभ मिल सकता है। क्योंकि गुरु यहाँ पर कर्मेश और सप्तमेश जाकर के बने हैं, इस वजह से साफ तौर पर मैं कह दूँ कि बहुत हार्ड वर्क आप करेंगे, जो जहाँ पर तन तोड़ मेहनत जिसे बोलते हैं ऐसा करेंगे तो उतना लाभ आपको नहीं मिलेगा। टेबल पर बैठकर आराम से बैठकर समझाना, सिखाना ऐसा कोई व्यापार करेंगे तो आपको उसमें ज़्यादा सफलता देखने को मिल सकती है। इनका दूसरा प्रश्न है बिजनेस की लाइन कैसी है। बिजनेस की लाइन सर बहुत बेहतरीन है। जैसे मैंने बताया केंद्रों के स्वामी, 2 केंद्रों के स्वामी त्रिकोण में जाकर के बैठे हैं तो ये एक प्रकार से राजयोग है। और बुध देव से हम व्यापार का विचार करते हैं, वो स्वभवन में उच्च राशि में जाकर के बैठे हैं। उच्च ग्रह का प्रभाव हालांकि नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो 27 पॉइंट्स पर बैठे हैं, लेकिन उच्च राशि में बैठे होने की वजह से, स्वभवन में बैठे होने की वजह से यहाँ बुध बहुत ही बलवान स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। और बुध को व्यापार का कारक कहा गया है, इसी वजह से आप कोई भी व्यापार करें तो उसमें सफलता आपको मिल सकती है। शनिदेव भी यहाँ स्वभवन में जाकर के बैठे हैं तो कोई भी नौकरी प्राइवेट क्षेत्र में आप करते हैं, टीचिंग रिलेटेड, पढ़ाने लिखाने के रिलेटेड हो तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। क्योंकि शनिदेव स्वराशि में स्वभवन में जाकर के बैठे हैं तो शनिदेव को आजीविका के कारक तथा नौकरी के कारक कहा गया है। और वो शनि आपको नौकरी में भी फ़ायदा देने के लिए तत्पर बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में। अगर आप व्यापार भी करना चाहें तो कर सकते हैं, जो मैंने फील्ड बताई उसमें। अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो किसी भी प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाई लिखाई के आधार पर कोई नौकरी मिलती हो तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। तीसरा इन्होंने लिखा है मैरिज लाइफ कैसा होगा, वाइफ कैसा होगा, बेबी होगा या नहीं होगा। सर मैरिज लाइफ के लिए 7th भाव का विचार करते हैं और शुक्र का विचार करते हैं। शुक्र यहाँ पर अस्त हो चुके हैं तथा शुक्र वक्री भी है। और शुक्र देखे तो 19 पॉइंट्स और राहु देखे तो 21 पॉइंट्स पर, यानी कि शुक्र और राहु की वजह से यहाँ लंपट योग लगा हुआ है। लंपट योग जीवन में आय वृद्धि के लिए, इनकम के लिए बहुत अच्छा कहा गया है, लेकिन ये वैवाहिक सुख के लिए थोड़ी सी परेशानी का विषय बन सकता है। क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो ऐसी स्थिति यहाँ पर बना सकता है। शुक्र का 5th भाव में जाकर के बैठना, ये सबसे पहली खतरे की घंटी ये होती है कि आपका किसी भी थर्ड पर्सन के साथ आपकी पत्नी के अलावा अफेयर की स्थिति यहाँ पर बना देता है। इस वजह से हमेशा ही खुद के विचारों पर और खुद के चारित्र पर काम करते रहिएगा। क्योंकि ये शुक्र और राहु की युति यहाँ आपको परेशान कर दे ऐसी स्थिति बन सकती है। और मंगल की दृष्टि भी आपके शुक्र पर जा रही है, इसी वजह से आपके चारित्र पर हमेशा ही काम करिएगा, वरना आपका चारित्र खराब करके आपको बेसहारा छोड़ दे। ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर शुक्र की बनी हुई हैं। विवाह के कारक शुक्र खुद की राशि में स्वभवन में बैठे, भले ही वो अस्त हो चुके हो, वक्री हो, लेकिन खुद की राशि में तथा मित्र के नक्षत्र में बैठे होने की वजह से यहाँ पर शुक्र का बल बढ़ जाएगा और वो अच्छा दाम्पत्य सुख आपको दे देंगे। और 7th भाव से गिने तो आपके गुरु गए हैं 11वें भाव में। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 11वें भाव में आपके गुरुदेव गए हैं। 11वें भाव में खुद के घर से गया हुआ ग्रह अच्छी स्थिति देता है।
आपके विवाह के बाद आपके लाभ की स्थितियाँ बढ़ती दिखाई दे रही है। आपका विवाह होगा उसके बाद आपका लाभ निरंतर बढ़ता रहेगा, ऐसी स्थिति बन सकती है। वाइफ कैसा होगा, आपने ऐसा भी प्रश्न पूछा है, तो गुरु के समान आपका जीवन साथी होगा। गुरु के समान यानी कि बहुत ही काबिल इंसान, होशियार, पढ़ी लिखी, एडुकेटेड और अपने जीवन में कुछ करने वाली तथा धार्मिक वृत्ति रखने वाली, आपको आपकी परेशानी में सलाह देने वाली, आपकी सलाहकार, आपकी हमेशा ही साथ देने वाली और अपने जीवन में बहुत ही काबिल इंसान आपको जीवन साथी के तौर पर मिलने जा रही है। नवमांश कुंडली की भी एक बार चर्चा कर लें तो नवमांश कुंडली में सप्तम भाव में शुक्र की राशि बनी है और वो शुक्र जाकर के पंचम भाव में, फिर से यहाँ से गिने तो 11वें भाव में, और शुक्र उच्च राशि में, यानी बहुत बेहतरीन आपका दाम्पत्य सुख आप देखने के लिए जा रहे हैं। सप्तम भाव की बात करें तो उसकी स्थिति भी बहुत बढ़िया ही है। बुध भी यहाँ उच्च राशि में ही बैठे हैं, तो ये वर्गोत्तम आपके बुध भी बन चुके हैं, तो बहुत से बहुत बेहतरीन आपकी स्थिति यहाँ पर जन्म कुंडली बना रही है। D9 चार्ट आपने देखने की मांग तो नहीं करी थी, लेकिन फिर भी मैंने आपका D9 चार्ट देखा और उसमें बहुत बेहतरीन स्थिति आपके सप्तमेश की होने की वजह से तथा शुक्र जो कि दाम्पत्य तथा स्त्री के कारक होते हैं और उनकी स्थिति बहुत बेहतरीन होने की वजह से, उच्च राशि में बैठे होने की वजह से, केंद्र के मालिक त्रिकोण में जाकर बैठने की वजह से इस वजह से आपको बेहतरीन दाम्पत्य सुख देखने को मिलेगा। आपने आगे लिखा है बेबी होगा या नहीं। पंचम भाव से हम संतान का विचार करते हैं। पंचमेश शुक्र बनकर के स्वभवन में बैठे हैं और गुरु जो कि कारक होकर के भी वहीं पर बैठे हैं, तो एक से अधिक तथा काबिल से काबिल संतान की आपको प्राप्ति होगी और समय से ही आपको संतान सुख देखने को मिलेगा, ऐसी स्थिति बन सकती है। राहु और सूर्य दोनों ही पापक तथा क्रूर ग्रह और मंगल की दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर जा रही है, यानी कि थोड़ा सा पाप प्रभाव बढ़ जाने की वजह से ऐसी स्थिति हो सकती है कि पहला या दूसरा गर्भ शायद खराब हो जाए, ऐसी स्थिति हो सकती है, लेकिन उससे कोई परेशान होने वाली चीज़ नहीं। कारक भाव में गुरु जाकर के बैठे, ऐसा कहा जाता है कि कारक भाव में गुरु बैठे और पाप प्रभाव में आ जाए तो कारक भाव का नाश कर देते हैं, लेकिन शुक्र जैसे शुभ ग्रह के साथ भी बैठे हैं, इस वजह से कारक भाव का यहाँ गुरु नाश नहीं करेंगे, बल्कि कारक भाव का बल और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। गुरु खुद के नक्षत्र में बैठे होने की वजह से बलवान स्थिति में बैठे हैं, इस वजह से कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आपको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ संपत्ति का सुख मिल सकता है। शुक्र की राशि पंचम भाव में बनना और शुक्र जाकर के बैठना तथा सूर्य, गुरु और राहु जैसे ग्रह का भी बैठना यहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों ही प्रकार की संतति का आपको जीवन में लाभ दे सकती है। आपने आगे लिखा है D4, D7 और D10 चार्ट का भी एनालिसिस करिए। D7 चार्ट में पंचम भाव में शुक्र की ही राशि बनी है, मिथुन लग्न की ही कुंडली बन रही है आपकी D7 चार्ट की, और पंचमेश शुक्र जाकर के त्रिकोण में भाग्य भाव में मित्र की राशि में मित्र के साथ जाकर के बैठे हैं, तो ये बहुत बलवान स्थिति कही जाएगी। और गुरु देखें तो 11वें भाव में जाकर के कारक भाव को देख रहे हैं। कारक भाव को देख रहा ग्रह उस भाव की वृद्धि ही करता है, तो इस वजह से आपको श्रेष्ठ संतति का लाभ D7 चार्ट के आधार पर भी मिल पाएगा। हालांकि शनिदेव की भी दृष्टि जा रही है और शनिदेव यहाँ नीच राशि में बैठे हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा सा विलम्ब हो, शायद 1-1.5 साल के बाद आपका संतति का लाभ आपको मिले, ऐसा हो सकता है, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है और थोड़ा सा डिले करती है, थोड़ा सा विलम्ब कर देती है। इस वजह से ऐसा संभव है कि थोड़ा सा डिले हो जाए, 1-1.5 या 2 साल तक आपको विलम्ब दे, इस ऐसी स्थिति बन सकती है। लेकिन गुरु की जब भी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती हो तो निश्चित ही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ संतति का लाभ मिलता है। आगे D10 चार्ट की बात कर लें तो D10 चार्ट में यहाँ पर गुरुदेव लग्न भाव में उच्च राशि में जाकर के बैठे हैं। दसम भाव में शुक्र जाकर के मंगल की राशि में बैठे हैं और मंगल देखें तो तीसरे भाव में कारक भाव में पराक्रम भाव में जाकर के बैठे हैं। सूर्य देखें तो शनि की राशि मकर राशि में सप्तम भाव में जाकर के बैठे हैं और बुध देखें तो अष्टम भाव में, लेकिन मित्र की राशि में अच्छी स्थिति में बैठे हैं। इसी वजह से मैंने आपको जो काम बताया
कि आप पढ़ाई लिखाई करना, एजुकेशन के आधार पर कोई भी हो व्यापार, तो उसमें जा सकते हैं। टीचिंग देना, सिखाना, कोच बनना, ऐसी कोई भी आप काम करें तो उसमें आपको लाभ मिल सकता है। D10 चार्ट के आधार पर शुक्र आपके कर्म भाव में जाकर के बैठे हैं। हालांकि वो मंगल की राशि में बैठे हैं तो इतना बेहतर नहीं होता उनका संबंध मंगल के साथ, लेकिन अगर आप मंगल के आधार पर अथवा शुक्र के आधार पर भी कोई व्यापार करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरी माने तो गुरु अथवा बुध के आधार पर कोई भी काम करे तो उसमें आपको बहुत से बहुत बेहतरीन लाभ देखने को मिल जाएगा। आपने D4 चार्ट का एनालिसिस करने के लिए भी मुझसे कहा था, तो वहाँ पर भी लग्नेश मिथुन राशि ही बनती है। लग्नेश बुध स्वराशि में दिग्बल अवस्था में बेहतर स्थिति में, चतुर्थ भाव की बात करें तो यहाँ बुध की राशि बनी, बुध जाकर के लग्न में बैठे हैं। चतुर्थांश कुंडली में भी गुरु आपके उच्च राशि में जाकर के बैठे हैं, तो बहुत से बहुत बेहतरीन स्थिति हर एक कुंडली में आपके गुरुदेव की दिखाई दे रही है। और चतुर्थांश कुंडली में भी चतुर्थ भाव की लग्नेश की हर एक स्थितियाँ बेहतर दिखाई दे रही है। मंगल भी उच्च राशि में जाकर के बैठे हैं। मंगल चतुर्थ भाव में कारक होते हैं, जमीन के कारक होते हैं, स्वभवन के कारक होते हैं। इस वजह से मंगल का भी उच्च राशि में जाकर के बैठना बहुत बेहतर स्थिति बना देता है। शुक्र देखें तो शुक्र मंगल की राशि में मंगल से दृष्ट होकर के राहु के साथ मित्र के साथ बैठे हैं, तो ये भी कारक ग्रहों की अच्छी स्थिति है। तथा गुरुदेव की भी बहुत बेहतरीन स्थिति है और लग्नेश की भी स्थिति आपके चतुर्थांश कुंडली में बहुत बेहतरीन बनने की वजह से, D4 चार्ट में बहुत बेहतरीन बनने की वजह से आपकी D4, D7, D10 हर एक चार्ट में बहुत बेहतरीन स्थिति आपकी कुंडली दर्शा रही है। हर एक सुख आपको जीवन में मिलने जा रहा है। आपने आगे लिखा है हेल्थ कैसा रहेगा पूरे लाइफ में। सर हेल्थ तो हर एक का, हर किसी का थोड़ा सा असर तो करता ही है। एक कहावत है ना, 100 दिन एक जैसे नहीं जाते। किसी दिन थोड़ा सा स्वास्थ्य नीचे आएगा, थोड़ा सा स्वास्थ्य ऊपर जाएगा, ऐसी स्थिति तो हमेशा ही जीवन में बनी रहती है। छठवें भाव से हम बीमारी रोग का विचार करते हैं, उसके अधिपति मंगल जाकर के आपके धन भाव में बैठे हैं। धन भाव का हम विचार करें तो धन भाव होता है नाक से नीचे का गर्दन तक का भाग, यानी कि इतने में आपको अगर शायद हो सके कि कोई परेशानी आए। अथवा मंगल होता है खून का कारक, तो खून में, ब्लड में भी थोड़ी सी परेशानी आपके जीवन में आए, ऐसी स्थिति बन सकती है। अष्टम भाव से हम लंबी बीमारियों का विचार करते हैं, उसके अधिपति शनिदेव होकर के भाग्य भाव में जाकर के बैठे हैं, तो शनिदेव के आधार पर भी बीमारियां, यानी कि जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द, ऐसी भी स्थितियां बन सकती हैं। आपने लिखा है गोल्डन टाइम कब आएगा पूरे लाइफ के अंदर। इसके लिए हम आपकी महादशा का विचार कर लेंगे। महादशा देखें आपकी तो शुक्र की महादशा चल रही है, जो कि शुक्र आपके जन्म कुंडली में कारक होते हैं, पंचमेश होते हैं, जो चलेगी आपको 1 फरवरी 2032 तक, यानी कि 2032 तक का आपका समय बहुत ही बेहतर आप देखने के लिए जा रहे हैं। योग कारक प्लेनेट की महादशा का आपको जीवन में लाभ मिल जाए तो इससे बेहतर स्थिति और क्या हो सकती है। शुक्र स्वराशि में बहुत बेहतरीन बलवान स्थिति में बैठे हैं, तो सबसे बेहतर ही ये 2032 तक का आपका समय शुक्र की महादशा का जाएगा। उसके बाद आएगी सूर्य, चंद्र और मंगल की महादशा, जो कि मिथुन लग्न की कुंडली के लिए कारक तो नहीं होती, लेकिन जब हम चंद्र कुंडली का निर्माण करेंगे तो चंद्र कुंडली के आधार पर ये तीनों ही प्लैनेट, सूर्य, चंद्र और मंगल, तीनों ही कारक हो जाएंगे चंद्र कुंडली के आधार पर। तो चंद्र कुंडली भी जीवन में कहीं ना कहीं असर करती है, इम्पैक्ट देती है। इस वजह से वो सारी महादशा सूर्य, चंद्र, मंगल की भी इतनी खराब आपको नहीं जाएगी, औसत दर्जे की या उससे अच्छी ही आपको देखने को मिल जाएगी। सूर्य हालांकि नीच राशि में बैठे हैं और मंगल भी नीच राशि में बैठे हैं, तो हो सकता है कि महादशा के वक्त आपका धीरे धीरे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नीचे आ जाए अथवा बीमारियों का थोड़ा बहुत सामना करना पड़े, ऐसी स्थिति बन सकती है। सूर्य आपके नीच राशि में होने की वजह से सूर्य हृदय, हार्ट के कारक भी होते हैं। इस वजह से खुद के हृदय का यानी कि हार्ट का भी हमेशा ही निरंतर तपास करवाते रहिएगा, हमेशा ही सतर्कता बनाए रखिएगा कि आपके खून में भी कोई परेशानियां ना आ जाए, क्योंकि खून में भी परेशानी आ जाए ऐसी स्थिति बन सकती है। चंद्र होते हैं खून के प्रवाह के कारक, खून के कारक मंगल होते हैं, लेकिन खून जो प्रवाह करता है, बहता है, उसका कारक होता है चंद्रमा। वो स्वराशि में बैठा है, लेकिन वो भी
पापक ग्रह है, पक्ष बल से वो बिल्कुल ही कमज़ोर है और तथा अंश बल से देखें तो वो वृद्ध अवस्था का बैठा है, इसलिए खून में कमी अथवा कमज़ोरी देखने को मिल सकती है। इस वजह से हमेशा ही अपने डाइट पर, अपने खुराक पर काम करिएगा। ऐसा कोई भी खुराक ना खाइएगा जिससे आपके खून में और कमज़ोरी आ जाए। हमेशा ही ऐसा खुराक लीजिएगा जिससे आपकी खून की क्वालिटी, गुणवत्ता बढ़ती रहे, अच्छी बनी रहे। ये ग्रह की स्थितियाँ आपकी खून की कमज़ोरी दर्शा रही है। शुक्र की महादशा आपके लिए बहुत बेहतरीन स्थिति है। सूर्य की महादशा थोड़ी सी कमज़ोर जा सकती है, जो कि चलेगी 2032 से 2038 तक। उसके बाद फिर से चंद्र की महादशा आ जाएगी। चंद्र यहाँ भले ही पापक ग्रह बना है, पक्ष बल से कमज़ोर है, लेकिन स्वभवन में बैठा है, तो वो अच्छी प्रभाव देने की कोशिश करेगा, जो कि आपको चलेगी 2038 से 2048 तक। तो वो भी स्थिति आपकी जन्म कुंडली में बहुत बेहतर मैं देख रहा हूँ। इसके बाद आपने प्रश्न पूछा है मनी एंड प्रॉपर्टी लाइफ में होगा या नहीं होगा। चतुर्थ भाव से हम प्रॉपर्टी का, संपत्ति का विचार करते हैं। उसके अधिपति बुध होकर के खुद के भवन में ही बैठे हैं, इसलिए श्रेष्ठ सुख आप जीवन में देखने के लिए जा रहे हैं। जीवन में हर एक सुख आप भोगेंगे, चाहे वो गाड़ी हो, बंगला हो, पैसा हो, जीवन साथी हो, माताजी हो, पिताजी हो, कोई भी सुख हो, वो हर एक सुख आपको जीवन में बहुत बेहतर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सुख के कारक चंद्रमा होते हैं, वो पक्ष बल से कमज़ोर है, इस वजह से थोड़ा सा कमज़ोरी वाला कारक का यहाँ पॉइंट दिखाई दे रहा है, जो कि माइनस पॉइंट हम गिन सकते हैं। बाकी अलावा अधिपति स्व राशि में बैठे हैं तो वो बहुत बेहतरीन स्थिति कही जाती है। और मंगल जो कि ज़मीन के कारक है, जो आप घर बनाएंगे, फ्लैट हो, बंगलो हो, टेनामेंट हो, शॉप हो, ऑफिस हो, दुकान हो, ऐसी हर एक ज़मीन का आपको बेहतर से बेहतर सुख मंगल दे सकते थे, लेकिन वो नीच राशि में चले जाने की वजह से थोड़ी यहाँ पर भी कमज़ोरी दिखाई देगी। हालांकि उनकी नीच भंग की स्थिति बनी हुई ही है, इस वजह से यहाँ पर इतना ज़्यादा मैं जोर नहीं दूंगा। आपको हर एक सुख मिल सकता है, थोड़ा सा डिले हो जाए, थोड़ा सा रुक कर मिले, अथवा आप 100% की एक्सपेक्टेशन रखते हो तो 60 या 65%, 70% तक मिले, ऐसी स्थिति बन सकती है। मनी के विषय में, यानी कि फाइनेंशियल सिचुएशन के विषय में आपने पूछा है। मंगल आपके लाभेश होते हैं, जो कि जा कर के धन भाव में बैठे हैं। 11वें भाव से हम लाभ का, इनकम का विचार करते हैं, आय का विचार करते हैं। उसमें केतु जाकर के बैठा है, गुरु से दृष्टि ये भाव है, इस वजह से गुरु की दृष्टि कारक भाव में जब भी पड़ेगी तो लाभ की स्थिति हमेशा ही बनाएंगे। केतु भी यहाँ पर जाकर के बैठा है, तो केतु भी अनेक रूप से, अथवा कहें कि इनलीगल रास्तों से भी आपको पैसे देता रहे। हालांकि 11वें भाव के अधिपति धन भाव में जाते हैं तो महाधनी योग के ही जैसा प्रभाव देते हैं, लेकिन वो मंगल नीच राशि में जाने की वजह से यहाँ पर आप जो एक्सपेक्ट करते हो उससे 65-70% तक आपको लाभ मिले, ऐसी स्थिति बन सकती है। आपने आगे लिखा है कुंडली में कितने राजयोग है। तो सर सबसे पहले तो मैं बता दूं, लग्न और लग्नेश की स्थिति अगर बेहतरीन हो तब जाकर ही हमें बेहतरीन राजयोगों का लाभ मिलता है, तथा महादशाएं अगर खुद के योग कारक प्लैनेट की हो तब जाकर ही हमें हर एक राजयोग का लाभ मिलता है। लग्नेश आपका देखें तो 27 पॉइंट पर, भले ही वो उच्च राशि में बैठा है, स्वभवन में बैठा है, लेकिन अंश बल से देखें तो थोड़ा सा कमज़ोर। और लग्न भाव आपका देखें तो वो भी थोड़ा सा कमज़ोर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लग्न भाव देखें तो वो मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में बैठा है, जो कि मंगल नीच राशि में बैठे होने की वजह से यहाँ पर लग्न भाव को भी इतना लाभ मंगल से भी नहीं मिल रहा, और अंश बल में भी थोड़ा सा कमज़ोर और बाल अवस्था का आपका लग्न और लग्नेश दिखाई दे रहा है। सबसे पहले खुद के लग्न और लग्नेश को बलवान करिए, इससे ही आपके जीवन में आ रही बाधाएं हटेंगी, आ रहे लाभ बढ़ेंगे और परेशानियां कम होगी। क्योंकि राजयोग हो चाहे दुर्योग हो, उसका लाभ किसको मिलता है? आपको मिलता है ना, आप यानी कि लग्नेश अथवा लग्न। महादशाओं का लाभ मिलना, राजयोग अथवा दुर्योग का लाभ मिलना अथवा गैरलाभ होना, ये सारी स्थितियाँ किसको मिलती है? लग्न को और लग्नेश को। यहाँ पर दोनों ही बाल अवस्था में होने की वजह से जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन होती है, जो आपके विचार होते हैं कि मुझे इतना लाभ मिलना चाहिए, राजयोगों का इतना लाभ मिलना चाहिए, उससे थोड़ा सा कमज़ोर मिलता है, क्योंकि ग्रह यहाँ पर
बाल अवस्था का बैठा है। और लग्न भाव की भी बात करें तो वो भी बाल अवस्था में होने की वजह से यहाँ थोड़ी सी कमज़ोरी दिखाई दे रही है। गणपति जी बुध देव का अधिपति कहा गया है, इस वजह से गणपति जी की हो सके उतनी ज़्यादा आराधना करिए, इससे बुध और आपके लग्न भाव को बल मिलेगा। जब भी आपके लग्नेश और लग्न भाव का बल बढ़ेगा तब जाकर ही आपको राजयोगों का लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा, अन्यथा आपको किसी भी राजयोगों का लाभ नहीं मिल सकता। तथा उसके बाद महादशाओं का भी लाभ अगर लग्न भाव और लग्नेश कमज़ोर हो तो इतना ज़्यादा नहीं मिल सकता। इस वजह से आपके लग्न भाव और लग्नेश को मजबूत करने के लिए हो सके उतनी ज़्यादा गणपति जी की आराधना करिए। आप चाहें तो उनके गणपति अथर्वशीर्ष के पाठ कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो गणपति के मंदिर जाकर के दर्शन कर सकते हैं, दुर्वा अर्पित कर सकते हैं, बुधवार के दिन उपवास रह सकते हैं, चतुर्थी का व्रत कर सकते हैं। ऐसे गणपति जी को गुड़ दान कर सकते हैं, मोदक धरा सकते हैं। ऐसे करके आप गणपति जी का रिझाकर आपके लग्नेश का बल बढ़ा सकते हैं। तथा आप चाहें तो बुध देव का रत्न पन्ना भी धारण कर सकते हैं, लास्ट फिंगर में सीधे हाथ में पहन सकते हैं। उससे भी आपके बुध बलवान होंगे और आपको जो भी राजयोग है उसका लाभ मिल सकता है। राजयोग की अगर बात कर दें, 2 केंद्र के मालिक गुरु होकर के त्रिकोण में बैठे, ये भी एक राजयोग है। स्वराशि में शुक्र बैठे तो ये मालव्य योग है। स्वराशि में शनि बैठे तो ये शश महापुरुष योग है। स्वराशि में बुध जाकर के बैठे हैं तो ये भद्र महापुरुष योग है। तो ये सारे मोटे तौर पर बहुत बेहतरीन राजयोग यहाँ पर आपकी जन्म कुंडली में बने हुए हैं। लाभेश का धन भाव में जाकर के बैठना, धनेश का धन भाव में जाकर के बैठना, ये सारे ही राजयोग समान ही फल देते हैं। हालांकि लाभेश आपकी नीच राशि में है तथा सूर्य भी आपके नीच राशि में हो जाने की वजह से हर एक काम रुक कर होता हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमज़ोरी दिखाई दे, आत्मविश्वास की कमज़ोरी दिखाई देती हो, ऐसी सूर्य की स्थिति बनने की वजह से तथा ग्रहण दोष होने की वजह से स्थितियां बन सकती है। सबसे पहले एक काम करिए, सूर्य नारायण को जल अर्पित करना, सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करना, अपने पिताजी हो तो उनका मान सम्मान करना, कभी उनका अनादर ना करना, कभी उनका इंसल्ट ना करना, अपमान ना करना। आपके चंद्रमा भी पक्ष बल से कमज़ोर होने की वजह से देर तक रात को जागना, इससे चंद्रमा और ख़राब हो सकता है। सूर्योदय के बाद सोने से सूर्य भी खराब हो सकता है। तो ऐसे सारे छोटे मोटे उपाय करके आप अपने ग्रहों का बल बढ़ा सकते हैं अथवा उनका नकारात्मक प्रभाव हटा सकते हैं। इस देर तक जागना बंद कर दीजिए। सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाइए, सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करिए। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का दूध से अर्घ्य प्रदान करिए, तो इससे चंद्रमा का भी बल बढ़ेगा, धीरे धीरे सूर्य का भी बल बढ़ेगा और वो नकारात्मकता प्रभाव हटा देंगे। भले ही मिथुन लग्न की हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें चंद्र और सूर्य अकारक प्लैनेट होते हैं, लेकिन सूर्य होते हैं जगत चक्षु, सूर्य होता है आत्मविश्वास और चंद्र होता है मन, मानसिकता। ये दोनों प्लैनेट सूर्य और चंद्र भले ही आपकी जन्म कुंडली में कारक हो चाहे अकारक हो, लेकिन उनका मजबूत होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। अगर वो कमज़ोर हो जाते हैं तो जीवन में निरंतर असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले आप पितरों की भी शांति करवा लीजिए, इससे आपके जीवन में आ रही बाधाएं हटेंगी और धीरे धीरे ग्रोथ देखने को जीवन में मिलता रहेगा। आप अगर खुद के चारित्र पर भी कंट्रोल रख सकते हो, अपने चारित्र का क्षय ना करते हो, तो आप शुक्र का भी रत्न धारण कर सकते हैं और शनिदेव का भी अगर चाहें तो रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन शनिदेव और शुक्र का रत्न पहनने की मैं सलाह नहीं दूंगा। मैं सलाह दूंगा कि आप बुध का रत्न पहनना चाहे पहनना तो पहन सकते हैं, सिल्वर में भी पहन सकते हैं और गोल्ड में भी पहन सकते हैं। आप हो सके उतनी ज़्यादा हनुमान जी की आराधना भी करिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहे, सुंदरकांड का पाठ करना चाहे, इससे आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। आपका लाभ भी जीवन में बढ़ता रहेगा और मंगल का दुष्प्रभाव अगर होगा तो वो भी धीरे धीरे हटता हुआ दिखाई देगा। जो मैंने उपाय बताए वो तो उन उपायों को करके आप जीवन में आ रही बाधाएं हटा पाएंगे, अपना जीवन में विकास ग्रोथ बढ़ा पाएंगे और जीवन में और सफलता के शिखर पर पहुंच पाएंगे। अगर आप भी इसी तरह अपनी जन्म कुंडली का पेड वीडियो एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिखाए नंबर पर तुरंत से संपर्क करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल के साथ, सुरक्षित रहिए, सलामत रहिए। नमस्कार।